एक सेल जब धीरे धीरे बड़ा होता है, एक सेल होता है तो धीरे धीरे पहले वो ग्रोथ करता है। क्या करता है वो? ग्रोथ, बड़ा होता है तो बोलते हैं पहला ग्रोथ है ये G1 फेज। उसके बाद अपने डीएनए के संख्या को, डीएनए का नंबर को, डीएनए के अमाउंट को डबल करता है, बढ़ाता है, तो उसको बोलते हैं एस फेज। क्या बोलते हैं? और उसके बाद फिर चेक करता है कि और तो कुछ कमी नहीं रह गया, तो उसके बाद G2 फेज करता है, ग्रोथ 2 फेज। जी मतलब होता है ग्रोथ, एस मतलब सिंथेसिस, समझा के गए थे कल भी। देखो स्ट्रक्चर फिर से दिखा दे रहे हैं हम। हमने ऐसा किया था और कहा था कि अगर कोई सेल डिवाइड करेगी तो सबसे पहले G1 फेज में कदम रखिएगा। कहां? और G1 फेज मतलब जी मतलब समझा दिए थे फर्स्ट ग्रोथ, ये होगा पहला ग्रोथ, फर्स्ट ग्रोथ, फर्स्ट ग्रोथ फेज है ये, फर्स्ट ग्रोथ फेज है। इस फर्स्ट ग्रोथ फेज में क्या क्या होगा हम आपको बता रहे हैं। G1 फेज में पहले क्या क्या होगा, जब सेल डिवाइड करते, डिवाइड करने से पहले तैयारी करती है, तो तैयारी में क्या आता है हमारे पास, पहले G1 फेज आता है। उस G1 फेज में क्या क्या हो रहा है हम आपको वो पहले बता दे रहे हैं। G1 में सबसे पहले लिखिएगा आप लोग, लिखो फर्स्ट ग्रोथ फेज नाम है इसका। G1 फेज मतलब फर्स्ट ग्रोथ फेज। RNA and proteins are synthesized. RNA and proteins are synthesized and volume of cytoplasm increases. क्या काम ने? इसमें आरएनए और प्रोटीन बनेगा। कौन बनेगा? आरएनए और प्रोटीन का निर्माण होगा G1 फेज में। और दूसरा साइटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्म मतलब प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम यानी उसका अमाउंट बढ़ा दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा। यानी G1 फेज में क्या क्या होगा, आरएनए और प्रोटीन बनेगा सेल के अंदर में, और दूसरी बात साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया जाएगा, मतलब उसका आयतन, जो उसका आकार है, सेल का आकार बढ़ जाएगा। समझे? ये होता है G1 फेज में। ये क्या होता है G1 फेज में। लेकिन एक दो काम और भी होता है, समझा रहे क्या? एक दो काम और भी होता है इसी G1 फेज में। इस सेल के अंदर में कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, कई सारे, जिस माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। क्या होता है? चूंकि बोला गया डीएनए इज द बॉस मॉलिक्यूल, डीएनए इक्वल बटेगा। हम लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, इसीलिए जितना एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को डिवाइड करती है। क्या करती है? सुना ध्यान से, इसी G1 फेज में माइटोकॉन्ड्रिया खुद को डिवाइड करती है। बोले तो एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया, अगर पूरे में 4 माइटोकॉन्ड्रिया है तो 8 माइटोकॉन्ड्रिया, अगर 400 माइटोकॉन्ड्रिया है तो 800 माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएगा। समझ रहे हो? लेकिन हमने आपको कहा है कि एक सेल में 100 से लेकर 300 माइटोकॉन्ड्रिया ही होती है। तो समझे? तो अगर 100 माइटोकॉन्ड्रिया है तो 100 से 200 माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएगा। तो समझे? यानी खुद को डिवाइड करती है, एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया, वैसे डिवाइड कर करके G1 फेज में माइटोकॉन्ड्रिया को डिवाइड करती है। क्या करती है? याद रहे, क्या करती है? माइटोकॉन्ड्रिया को डिवाइड करती है। कारण क्या है? क्योंकि इसके अंदर बॉस बैठा रहता है, डीएनए बैठा रहता है। लेकिन जिस तरह, अच्छा ये एनिमल सेल में करती है खाली, किसमें करेगी? जी हाँ, प्लांट में नहीं। बता रही क्यों? प्लांट में समटाइम करती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं करती है, करती है, बट प्लांट में सबसे ज्यादा एक्टिवेट रहता है क्लोरोप्लास्ट। कौन? क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी। तो प्लांट में क्लोरोप्लास्ट डिवाइड करती है। क्या करती है? अगर 100 क्लोरोप्लास्ट होगा तो 200 क्लोरोप्लास्ट, 150 होगा तो 300 क्लोरोप्लास्ट, यानी खुद को डबल कर लेगी, डिवाइड करेगी खुद को। बस समझे? तो यानी कि प्लांट इसी G1 फेज में आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा, साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ा दिया जाएगा, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करेगा एनिमल सेल में, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट डिवाइड करेगा। और समझ रहे हो? ये सारी कहानी कब चलेगी? G1 फेज में। क्या ये? क्योंकि हम लोग जानते हैं सेल डिवीजन से पहले आता है इंटरफेज। क्या आता है? जो हम कल बता के गए थे। इसी इंटरफेज में आपको 3-4 तरह का आपको मिलता है, जैसे इसमें से आया था G1 फेज, क्या आया था, फिर S फेज, और फिर आएगा G2 फेज, इसके बाद डिवीजन में एंटर करेगा। तो ये 3 फेज में क्या कर रहा? तैयारी करेगी, सेल खुद को डिवाइड करने के लिए तैयारी करेगी। तो तैयारी करने के लिए भाई घर का सबका सामान वामान साइड करना पड़ेगा, कोई अगर चीजें कम है उसको लाना पड़ेगा, कोई भी चीज अगर कम मिल रहा है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो पहला G1 फेज में हमारे पास हो गया कि ये सारी बातें हो गई क्लियर। सर अगर G1 फेज जो ग्रोथ है, अगर एक सेल ये सारी चीजें अगर नहीं किया तो, अगर ये सारी चीजें नहीं किया तो, सीधी सी बात है, अगर आप क्लास 1 में हो, क्लास 1 में अगर आप अच्छे से पढ़ाई नहीं किए तो क्या होगा? क्लास 2 में नहीं जा पाओगे, क्लास 2 में यानी नेक्स्ट क्लास में नहीं जा पाओगे, क्लास 1 में रहोगे। ऐसा ना हो? बस ये वही बता रहे हैं हम आपको कि अगर G1 फेज में आपने अगर सारी चीज की तैयारी नहीं किया तो एस फेज में जा पाओगे? नहीं जा पाओगे।
लेकिन अगर तैयारी अच्छे से कर लिया तो आप एलिजिबल हो एस फेज में जाने के लिए। बस समझे? समझ में आया? तो हम ऐसा ले रहे हैं कि हमने सारी चीजें तैयारी कर ली, ये सारी काम कर लिया जीवन फेज में, तो बढ़ेंगे एस फेज। किसमें बढ़ेंगे? हम आपको बोल चुके एस का मतलब होता है सिंथेसिस। क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब होता है किसी भी चीजों का बनना। ज्यादातर क्या बनता है इसके अंदर में? डीएनए। क्या बनता है इसके अंदर? डीएनए का क्वांटिटी डबल करता है। कौन सा? न्यूक्लियस वाला डीएनए। तो न्यूक्लियस वाला डीएनए को डबल करने के लिए एस फेज आता है। क्या आता है? तो अगर किसी ने पूछा कि सर एस फेज में क्या होगा, साफ साफ बोलना कि इसमें डीएनए का अमाउंट डबल कर देते हैं। इसमें डीएनए का अमाउंट डबल कर देते हैं। बात समझे? डीएनए का अमाउंट डबल कर देते हैं। या फिर बोलोगे कि डीएनए का डुप्लीकेट तैयार करते हैं। या डुप्लीकेट भी करते हैं। डुप्लीकेशन मतलब होता है रेप्लिकेशन। अच्छा, दो बात आपको समझा दे रहे हैं पहले आपको। देखो, डीएनए से डीएनए का बनना, गौर करना, डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए का डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन कहलाता है। क्या कहा हमने? डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? या फिर समटाइम कॉल्ड डुप्लीकेशन। कभी कभी हम लोग उसको डुप्लीकेशन भी कहते हैं, जेरॉक्स कॉपी तैयार करना। इसलिए डीएनए से डीएनए का बनना मतलब डीएनए अपने अमाउंट को डबल कर रही है। क्यों कर रही है? क्यों डबल कर रही है? क्योंकि डिवीजन के लिए आगे बढ़ना है, इसलिए डबल कर रही है। बस समझ में? अगर आप क्लास 1 से क्लास 2, क्लास 2 से क्लास 3 जा रहे हो और अगर आपने अपने ज्ञान को बढ़ाया नहीं, डबल नहीं किया, तो आपको आगे जाने मिलेगा? यानी ज्ञान को डबल करना पड़ेगा ना। इसलिए शिक्षा डबल कीजिए, ज्ञान डबल कीजिए, सीखिए ज्यादा, तब आप आगे बढ़ते हैं। वरना पता चला आप क्लास तो कूद रहे लेकिन ज्ञान मिला ही नहीं, आपने ज्ञान को डबल किया ही नहीं। तो बताओ, एथिकली गलत है ना सही है? गलत है। यानी क्लास पास होने से कोई फर्क पड़ता है कि आपके अंदर ज्ञान बढ़ा कि नहीं बढ़ा। आप क्लास 1, 2 पार करते करते आज मान लो 9, 10 में चले गए और आपके पास बुद्धि अभी भी एकदम नर्सरी वाला जैसा है, तो आप उस क्लास के लायक नहीं हो। बस समझ में आया क्या किया हम? क्लियर है? ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए हर क्लास को पास करने का मतलब नहीं होता। क्लास को पास करने का मतलब होता है कि आपके पास ज्ञान डबल हुआ है तो ही आप एक स्टेप आगे गए हो। समझे? इसलिए तो कृपया करके कोई भी स्टेप जंप ना करें। अगर आप स्टेप जंप करते हो तो अपने आप से खिलवाड़ कर रहे हो, ऐसा ना हो। इसलिए स्टेप छूट जाएगा, ग्रोथ नहीं होगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। दिस इज द जीवन से एस, एस से G2 जाएगा। तो एस फेज में क्या करेगा? डीएनए का डुप्लीकेशन। एस फेज में क्या करेगा? डीएनए का डुप्लीकेशन या डीएनए का रेप्लिकेशन, एक ही बात है। तो अगर कोई कहेगा डीएनए का अमाउंट कहां दुगना हो जाएगा, तो कहोगे एस फेज में। कहां होगा? बिल्कुल। अच्छा, एस में सिर्फ डीएनए ही डुप्लीकेट नहीं होगा, बता रहे हैं, क्योंकि डीएनए किसके अंदर है? क्रोमैटिन फाइबर के अंदर, यानी क्रोमोसोम के अंदर। यानी क्रोमैटिन फाइबर या क्रोमोसोम भी अपना अमाउंट को बढ़ाएगा। समझे? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्रोमोसोम या क्रोमैटिन फाइबर एक ही चीज है ना, उसका अमाउंट भी संग संग बढ़ेगा। बस समझ में आ रहा क्या करें? यानी क्रोमोसोम या क्रोमैटिन फाइबर्स का भी अमाउंट बढ़ेगा। समझ में आया? तो बोलना नहीं, हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? क्रोमोसोमल डुप्लीकेशन, यानी क्रोमोसोम भी डुप्लीकेट करेगा, उसका भी अमाउंट बढ़ेगा, क्योंकि डीएनए तो उसी के साथ है। डीएनए का अमाउंट बढ़ाओगे तो बढ़ाना पड़ेगा। तो वही बात हो गया कि अगर हमने एक तलवार ली है मयान में रखने के लिए, तलवार का आकार बढ़ा दिया बट मयान का आकार नहीं बढ़ाया, तो क्या सही बात है? नहीं। यानी अगर आपने तलवार का आकार बढ़ाया है तो रखने के लिए मयान का आकार भी बढ़ाना पड़ेगा। यानी अगर आपका शरीर बड़ा हो रहा है तो आप छोटे कपड़े में फिट नहीं आओगे, तो आपको कपड़े भी बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, कई लोग बोलते हैं क्या, सबके घर में कई लोग बोलते हैं क्या, कपड़े छोटे हो गए। हमें आज तक समझ नहीं आता कपड़े छोटे होते कैसे हैं। कपड़े का कभी वो लिविंग है क्या? जब कपड़े लिविंग नहीं है तो वही सब छोटे कैसे होंगे? ये नहीं बोल रहे कि इंसान बड़ा हो गया है, बोलते कपड़े छोटे हो गए। कपड़े कभी छोटे हो ही नहीं सकते, हो सकते हैं? इंसान बड़ा हो रहा है, आपका शरीर बड़ा हुआ है, कपड़ा वही था जो पहले था। उसके पास लिविंग सेल्स नहीं है कि कपड़े अपने आप से छोटे हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, कुछ सेल्स मर गए उसमें, ऐसे थोड़ी हो रहे हैं। कभी कपड़े छोटे, इंसान बड़ा हो गया है। अगर घर में कहीं बोलेंगे मेरे कपड़े छोटे हो गए, आप लोग कभी बोलोगे मम्मी मेरे को नया कपड़ा ला के दो, मेरे कपड़े छोटे हो गए? ऐसे नहीं बोलना, मम्मी को थोड़ा बदल के बोलना, ठीक है? बोले मम्मी हम बड़ा हो गए, मेरे को बड़े कपड़े ला के दो, ठीक है? कपड़े अभी भी वही है, कपड़े छोटे नहीं होते, हम बड़ा हो गए। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहानी है G2 फेज। क्या नाम है?
वेरी गुड। G2 का नाम क्या? ग्रोथ 2, सेकेंड ग्रोथ। क्या बोलेंगे? सेकेंड ग्रोथ फेज। क्या है नाम? एग्जैक्टली, सेकेंड ग्रोथ फेज। तो G2 फेज का मतलब होता है सेकेंड ग्रोथ। अच्छा, सेकेंड ग्रोथ क्यों जरूरी है? बात समझो। सेल्स बहुत बुद्धिमान है। सेल्स हर कदम फूक फूक कर रखती है। वो कहती है कि पहला कदम जीवन में हमने सारी सेल ऑर्गेनल्स का ध्यान दिया, सारी आरएनए प्रोटीन का ध्यान दिया, सारी डीएनए को हमने कंटेंट को डबल करने के लिए एस फेज बनाया। बट G2 भी हमें रखना पड़ा कि हमें यह चेक करना था कि जीवन में जो हम ग्रोथ किए थे और एस के बाद डीएनए बॉस को जब बड़ा किए तो कहीं देख तो ले कि कहीं जगह छोटा तो नहीं पड़ रहा है, कहीं कुछ कमी तो नहीं रह गया। उस चीज को चेक करने के लिए फिर से बनाना पड़ा उसको G2 फेज। यहां भी फिर डालना पड़ा सेकंड ग्रोथ फेज। यहां पर भी क्या होगा, कहीं अगर बच गया है, कहीं पर अगर ग्रोथ नहीं हो पाया, कहीं पर जो मान लो वही डीएनए आरएनए प्रोटीन कहीं कम बना है बट जरूरत ज्यादा थी, कुछ छूट गया, तो उसको कवर करने के लिए G2 फेज आएगा। कौन आएगा? तो G2 मतलब होता है कि यहां पर फिर से आरएनए प्रोटीन बची कुची भी ग्रोथ करेगा। यहां पर फिर से साइटोप्लाज्म का अमाउंट थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा। समझ लो, साइटोप्लाज्म का थोड़ा अमाउंट बढ़ा दिया जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं सेकेंड ग्रोथ। क्या बोलते हैं? यानी ये दोनों एक दूसरे का ही हिस्सा है ना, एक G1 फेज है, दूसरा G2 फेज। क्लियर? और दोनों से घिरा हुआ एस फेज। तो जो भी बचा कुचा होता है वो G2 फेज में पूरा कर लेता है वो। बस समझे? इसी को बोलते हैं डबल क्रॉसिंग। डबल चेक हो रहा है। देख रहे हो कितना ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन आप लोग ऐसे करते हो नहीं। इसीलिए हमेशा सिखाते हैं कि जब भी एग्जाम में बैठते हो ना, तो एग्जाम में जब मान लो कि एग्जाम में सबसे पहले आपका जिम्मेदारी होता है G1 फेज। क्या करना? समझा रहे हैं आपको, यहां समझा रहे हैं आपको, एग्जाम समझा रहे हैं। एग्जाम में जैसे आप बैठे, आपके हाथ में पेपर आया, आप पहले काम करोगे G1। क्या करोगे? G1 मतलब क्या हो रहा है, समझा रहे हैं आपको। एग्जाम में आपका पेपर को रीड करना, क्वेश्चन को समझना, पूरी एक मैप अपने दिमाग में बनाना, पूरा एरिया कवर करना, कितना हमको बड़ा करना है, कितना हमको लिखना है, अपने वॉल्यूम को हमको देखना, अपनी मेंटालिटी को उस लेवल तक पहुंचाना कि हमको इतना इतना बातें लिखना पड़ेगा। ये पूरा आइडियोलॉजी बनाना ग्रोथ 1 फेज है। क्या ये? नेक्स्ट काम है लिखना। आंसर लिख रहे हो, सारा बात लिख दिए, ये एस फेज। ये क्या है? तो आपने पहले आउटलाइन बना लिया, मैप बना लिया, ये आता है, ये आता है, ये नहीं आता, ये हमको नहीं करना, ये करना है, यहां हमको ग्रोथ करना है, यहां पर हमको इतना लिखना है, हमको इतना लिखना है, सब आइडियोलॉजी लगा दी थी जीवन में। और इसमें क्या किया? लिखना शुरू। इसलिए पेपर को पढ़ने के लिए 15 मिनट आपको दिया जाता है एक्स्ट्रा, फाइनल एग्जाम में, बोर्ड्स में भी मिलता है। ठीक है? ताकि आप पेपर को रीड करो, समझो, अंडरस्टैंड डेवलप करो। लेकिन क्या होता है, कई लोग पेपर पढ़ने की जगह पर सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, पेपर को पहले रीड करके समझ लो पूरा चीज, और आपका माइंड जितना फास्ट होगा ना, आप पेपर रीड करके उतना जल्दी निकल जाओगे। समझे? तो इसलिए बोलते हैं कि जीवन के बाद में फिर एस फेज आता है, यानी अब आप लिखना शुरू करोगे। दूसरा, जब आपका लिखना कंप्लीट हो गया, आपको पता चल गया कि हमने पूरा डीएनए को डबल कर दिया, यानी कि क्वेश्चंस के पूरे आंसर्स को हमने लिख दिया है, तो अब आता है G2। क्या आता है? इसको बोलते हैं फाइनल चेक। क्या बोलते हैं? फाइनल चेक। यानी अपने एग्जाम के जो आंसर शीट आपने लिखा पेपर के अकॉर्डिंग में, उस आंसर शीट को आप चेक कर रहे हो कि कुछ छूट तो नहीं गया, हमने जितना आंकड़ा लगाया था जीवन में वो सारी बातें लिखा तो है, कुछ बच तो नहीं गया। तो समझे? उसको मेकअप कर रहे हो, इसको बोलते हैं G2। कहीं कोई पॉइंट हम गलती तो कुछ नहीं लिख दिए, एक बार चेक कर लिए ऊपर से लेकर नीचे तक। इसलिए लास्ट टाइम में आपको थोड़ा समय बचाना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं पूरा का पूरा G1, S और G2। ये आप लोग अपने एग्जाम में भी शामिल कर सकते हो। समझ में आ रहा है? अब तो नहीं भूलोगे, अब तो रियल लाइफ से कनेक्ट कर दिए, तो भूलना नहीं। ठीक है? तो G1 मतलब होता है ग्रोथ 1 फेज, S मतलब सिंथेसिस, डीएनए का डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन, G2 मतलब फिर से थोड़ा ग्रोथ बढ़ेगा। समझ में आया? बोलो क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। तो हमारे पास G2 भी खत्म हो गया। G2 के बाद शुरू होता है कौन सा? M फेज। क्या होता है? ये देखिए, इतना, इसका नाम क्या है? M फेज। M फेज को हम लोग बोलते हैं माइटोटिक फेज। नाम बता दिया था कल ही, माइटोटिक फेज। माइटोटिक और माइटोसिस में फर्क होता है, ये भी कल बताया था। माइटोटिक मतलब होता है M फेज, अभी जो बताएंगे हम। माइटोसिस मतलब होता है सेल डिवीजन का वे, एक तरीका है माइटोसिस। अब माइटोटिक क्या है? डिवीजन के फेज को ही बोल रहे हैं। तो माइटोटिक का मतलब होता है डिवीजन फेज। क्या होता है इसका मतलब? यानी सेल पूरे तरीके से तैयार हो चुकी है, सेल पूरे तरीके से तैयार हो चुकी है। और हम आपको ये भी बता कर गए थे कि सेल पूरे तरीके जब तैयारी करती है तो इस पूरी टाइमलाइन को हम लोग इंटरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही। तो इस इंटरफेस का 3 हिस्सा है ना, कितना? G1, S और G2। क्लियर?
अब आएगा एम फॉर द माइटोटिक फेज या फिर एम फेज, जिसको डिवीजन फेज बोलेंगे। डिवीजन के लिए तैयार। और हम आपको बता कल ही बोलकर गए थे कि डिवीजन दो चीजों का होता है, सबसे पहले न्यूक्लियस का, फिर साइटोप्लाज्म का। न्यूक्लियस के डिवीजन को हम लोगों ने क्या नाम दिया था कल? कैरियोकाइनेसिस। क्या नाम दिया था? यानी हम अगर आपको बोले कि यहां पर हम काम करना चाहते हैं कैरियोकाइनेसिस का, किसका? हम ऐसा लिख दे रहे हैं यहां पर, ऐसे, ठीक है, यहां लिख दिया हमने कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस का, ये पूरा कैरियोकाइनेसिस है। और हम लोग ये भी जानते हैं, अभी अभी हमने देखा, न्यूक्लियस को बांटने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। कितने? तीन वेज है, तीन रास्ते हैं, बस समझे, एक अमाइटोसिस, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। यानी कैरियोकाइनेसिस ही तीन तरीके से कर सकते हैं, अमाइटोसिस, माइटोसिस शॉर्ट में लिख दे रहे हैं खाली, और एक है मियोसिस। तीनों बात हमने लिख दिया, यानी तीन तरीका है, तीनों को हमने मेंशन कर दिया, यानी तीनों तरीके से हम कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन कर सकते हैं। जब न्यूक्लियस का डिवीजन करने के लिए कूदते हैं तो उसमें से ये डायरेक्ट डिवीजन, ये इक्वल डिवीजन और ये रिडक्शन डिवीजन होता है। करें समझाएंगे धीरे धीरे। लेकिन हम इसमें से सबसे ज्यादा वैल्यू, सबसे ज्यादा उम्मीद माइटोसिस से लगाते हैं। किससे? क्यों लगाते हैं? क्योंकि आपके बॉडी में सबसे ज्यादा जिस तरीके को अपनाया जाता है वो माइटोसिस है। क्योंकि आपके बॉडी में जर्म सेल बहुत कम है, लिमिटेड है, और सोमैटिक सेल्स बहुत ज्यादा है, इसका नंबर अपार है एकदम। और अमाइटोसिस तो कैंसरस सेल्स में हो क्या आपकी बॉडी में है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में हो क्या आपकी बॉडी में है। यानी अमाइटोसिस अगर आपकी, आप बस तमन्ना कर लो कि हमारी बॉडी में अमाइटोसिस ना हो जाए, अगर हो जाए तो अलर्ट हो जाना, बात समझे। तो मैक्सिमम जिस प्रोसेस को हाथ लगाते हैं वो कौन सा है? माइटोसिस। क्या है? इस माइटोसिस को करने के लिए, यानी माइटोसिस के थ्रू कैरियोकाइनेसिस को कंप्लीट करने के लिए चार फेज है। कितने? चार फेज है, ऐसे चार फेज बताया था। सबसे पहला जिस फेज को हाथ देखो, साइकिल ऐसे चलेगा ना, साइकिल ऐसे घूमेगा ना, ऐसे घूम रहा है धीरे धीरे साइकिल, तो पहले कौन आएगा? प्रोफेज। कौन आएगा? प्रोफेज। फिर दूसरा आएगा मेटाफेज, और समझ रहा है, मेटाफेज। फिर आएगा एनाफेज, और फिर आएगा लास्ट में टीलोफेज। कौन आएगा? और जब न्यूक्लियस संपूर्ण रूप से पूरी तरीके से यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा तो लास्ट में डिवीजन होगा साइटोप्लाज्म का। किसका? तो उसके लिए नाम साइटोकाइनेसिस। क्लियर? यही पूरी बातों को सीखना सेल साइकिल है। इसी पूरी बातों को सीखना क्या है? सेल साइकिल है। क्लियर? जो बताना चाहते हैं हम, समझ में आया? चलिए, बहुत बढ़िया। पता है आपके बॉडी में ऐसे कई सारी चीजें हैं, ऐसे कई सारे सेल्स हैं जो सेल से तो बना है बट वो परमानेंट है। यानी जब आपका जन्म हुआ था, जन्म होने से पहले जब आप एम्ब्रायो के स्टेज में थे, कैसा? एम्ब्रायो स्टेज में थे। एम्ब्रायो मतलब क्या हो रहा है कि अभी आपका जन्म हुआ नहीं है, अभी भी आप मां के गर्भ में है, ठीक है, अभी आप जन्म आपका हुआ ही नहीं है ठीक से। कि जब आप एम्ब्रायो स्टेज में थे ना, तो आपकी बॉडी में ऐसे कई सारी चीज थी जो एम्ब्रायो के टाइम पर बना था, लेकिन जब तक आपका मृत्यु नहीं हो जाता तब तक भी वो खुद को डिवाइड नहीं कर सकती है, खुद को रिप्लेस नहीं कर सकती है। जैसे आपकी आंखों का आई लेंस जीवन में एक ही बार बनता है, मृत्यु तक ये नहीं बनता, आई लेंस। दूसरा ब्रेन सेल्स। तीसरा कुछ खास तरीके का मसल, सभी नहीं बोलेंगे हम, मैक्सिमम मसल सेल्स। मसल सेल्स खुद को इनलार्ज करती है प्रोटीन से, लेकिन बना रहता है पहले से, बदलती नहीं है वो, एक बार बनता है वो, हर बार नहीं बनता है वो। और एक और खास नर्व सेल्स, ये सब फिक्स होता है, आपकी बॉडी में एक ही बार बनेगी, फर्दर इसका कोई डिवीजन नहीं होगा आपकी बॉडी में। ये वंस इन अ लाइफ, जीवन में एक ही बार बनती है ये, और आपकी मृत्यु तक नहीं बदलती। बस समझे? इसका नंबर घट सकता है लेकिन बढ़ नहीं सकता। इस सेल्स को मारा जा सकता है लेकिन इसका जन्म नहीं होगा। समझे क्या कहा हमने? तो आपकी आंखों का आई लेंस सेल से बना रहता है लेकिन वो जन्म साथ बनता है, उसके बाद आपकी आई लेंस नहीं बनेगी, आपको चेंज करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। आपका ब्रेन सेल्स नहीं बनेगा, आपका मसल सेल्स नहीं बनेगा, आपकी नर्व सेल्स भी नहीं बनेगी। तो नेचर ने बहुत ही सोच समझकर इन चीजों पर ब्रेक लगाया है, रोक लगाया है। क्योंकि अगर इंसान ने ये सब बनाना स्टार्ट कर दिया, वैसे उसे भगवान बन जाएगा। तो
तो फिर तो कुछ भी कर लेगा तो। इसलिए इस सब पे हुक्म नहीं दिया उसको, नहीं दिया। ये सब क्या है, परमानेंटली रहता है। सब क्या रहता है, ये परमानेंट रहता है, एक ही बार बनेगा जीवन में, एक ही बार बनेगा, वंस इन अ लाइफ, ध्यान रहेगा। लेकिन कुछ कुछ दिया है जो धीरे धीरे रिप्लेस होता है, संग संग नहीं होता बट धीरे धीरे। जैसे आपका बॉडी के ऊपर में जो स्किन होता है, स्किन ऑफ द बॉडी, आपको पता है आपका जो बॉडी के ऊपर स्किन है ये हर 2 वीक्स में रिप्लेस होता है, हर 2 वीक्स में रिप्लेस हो जाता है। ये मतलब नई बनती है, ओल्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है। हर 2 वीक्स में आपके बॉडी का स्किन रिप्लेस होता है, सच है ये। आप लोग जब बाथिंग करते हो ना, जब नहाते हो ना, उस टाइम पर देखना आपकी बॉडी से कई सारी डस्ट पार्टिकल से जुड़ा हुआ, आपकी बॉडी से ही देखना, कभी कभी देखना पानी में भी कुछ गंदगी मिलेगा, आसपास में कुछ कुछ मिलेगा आपको। कभी कभी देखना आपको बहुत ज्यादा जब गर्मी लगती है तो आप कभी देखो कि आपकी बॉडी से कुछ कुछ ब्लैक ब्लैक अभी छूटता है ना। तो कुछ नहीं, कुछ और नहीं होता है, वो डेड सेल्स होते हैं, वो आपकी ही बॉडी की डेड सेल्स होते हैं वो, ठीक है, वो डेड सेल्स होता है वो। तो ऐसे डेड सेल्स को बॉडी से निकालना बेहद जरूरी है, ठीक है, क्योंकि हर 2 वीक के बाद आपका स्किन का जो सेल्स है वो रिप्लेस करता है। समझ में आया क्या काम ने? तो स्किन सेल्स खुद को रिप्लेस करती है हर 2 वीक में, और आपकी बॉडी से वो डेड सेल्स को निकालना जरूरी है। इसीलिए जो लोग सिर्फ पानी डालकर नहा लेते हैं बाबू, उसके बॉडी से डेड सेल्स नहीं जाता। बोले मतलब क्या चाहते हैं सर आप? मतलब कपड़े की तरह धुलाई करें खुद का, कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। बट हम यही कहेंगे कि बायोडिग्रेडेबल दादी नानी के जमाने से, जैसे हम अपनी बात बता रहे हैं, कितने लोगों के घरों में कभी नहीं, हमारी दादी नानी तो छोपड़ा बोलती थे, पता नहीं यहाँ क्या बोलते हैं लोग, ठीक है, छोपड़ा बोलते थे, जो भी हो। अब समझ में आ गया, कुछ लोग समझ में आ गया होगा, ऐसा शब्द यूज करते होंगे। तो नहाने के लिए कौन था ना, एक छोपड़ा होता है एकदम कस के। तो हमारे दादी नानी के जमाने से हम लोग को घर में मिलता था, क्या होता था वो एक कद्दू या पता नहीं एक परवल होता था, नेनुआ, अच्छा वो नेनुआ था, हाँ नेनुआ था, वो एक सब्जी है। उसी नेनुआ को सुखाकर, उसका देखो नेचुरल चीज है वो, सुखा करके उसके भीतर का बीजों को निकाल करके उसकी पूरी जाला जाला जैसा एकदम पूरा बायोडिग्रेडेबल है वो, चोट बिल्कुल नहीं लगती है उससे, लेकिन वो आपकी बॉडी के लिए एकदम बेस्ट है, हार्मफुल नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल है वो। तुम्हारे दादी नानी के जमाने से वही सब मिलता था, चोपड़ा एकदम, और एकदम दादी नानी बोलते इसी से एकदम शरीर को घिस घिस कर नहाना एकदम, ठीक है, अभी भी है ना। लेकिन याद रहे, कुछ लोग, 2 तरीका है, ये हमारी बोले ना हमारे पूर्वज हमें सिखा कर गए हैं, हमारे बूढ़े लोग बहुत लोग हैं, सब सिखा कर गए हैं। तो कहते हैं कि जब भी ऐसी चीजों का यूज करें तो सबसे पहले पानी में थोड़ी देर के लिए उसको भिगो लें, डायरेक्ट यूज ना करें, डायरेक्ट यूज ना करें, पानी में थोड़ा देर भिगो ले। भिगोने पे क्या होगा ना, उसकी जो फाइबर्स है, रेसा है, वो रेसा थोड़ा पानी भीग जाएगा ना, हार्डनेस कम हो जाएगा, सॉफ्टनेस आ जाएगा, बहुत ही सॉफ्टनेस नहीं होगा बट सॉफ्ट हो जाएगा, उससे आप यूज कर सकते हो। और इससे फायदेमंद है, बता रहे क्यों, कितना फायदेमंद है, सुनो ध्यान से। उसमें बहुत सारे होल मिलेंगे आपको, छोटे छोटे बहुत सारे पोर्स मिलेंगे। जब अपनी बॉडी का जब आप यूज करते हो ना, तो पता क्या होता है, वही होल्स आपकी बॉडी के डेड सेल्स को कैप्चर करके रख लेती है। इसलिए जब नहाने के बाद उसको फिर से धोते हो ना, तो सारी डेड सेल निकल गई, इसलिए फायदे भी है। लेकिन कि आज के मार्केट में बहुत सारी चीज, बहुत कुछ आज निकला हुआ है, कुछ प्लास्टिक का है, कुछ इसका है, बॉडी पर रैशेस आ सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो बायोडिग्रेडेबल ज्यादा है। आज तो लोग ऐसा भी हो गया है कि एकदम मतलब क्या बोले, वो नेनुआ बेच कर एकदम अच्छे पैसे भी कमा रहे। जहां पर लोग फ्री में ऐसे बांटते थे, गाँव में वो फ्री मिलता था, अभी मिलता, हाँ फिर मिलता है, लेकिन बहुत ही कम हो गया पहले से। और अभी अगर जाओगे यहाँ कहीं पर काम, तो कई सारे दुकानों में, रास्ते में देखते, कई सारे दुकानों में लगा रहता है, एकदम बंडल बंडल लगा रहता है एकदम। आओ आके कोई पूछ दिया दाम कितना है, 30 रुपये पीस है खाली, 30 रुपये पीस, ऐसे कोई 40 कोई 50, जो दाम उठाए ले लिया, ठीक है। नेचुरल चीजों का भी दाम ले लेता हूँ, ठीक है। कितने घरों में आज भी है, हाथ उठा लो, कितने घरों में, आ जाए ना, हम भी हाथ उठाए, देख रहे हो ना, हमारे पास भी है, आज हाथ नीचे कर लो, ठीक है। स्किन सेल्स को 2 सप्ताह लगेगा रिप्लेस होने में, लेकिन आपके बॉडी में जो आरबीसी है ना, क्या है ये, आरबीसी का 120 दिन के अंदर रिप्लेस करेगा। इसका लाइफ स्पान 120 दिन का होता है, 120 डेज, कितना, अगर 30 दिन का 1 महीना होता है तो 3 4 जा 12, यानी 4 महीना के अंदर में आपका आरबीसी खुद को रिप्लेस कर देता है। आपका ओल्ड ब्लड मारा जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बॉडी को पता है बॉडी में कहां जाना है,
उसको, और आरबीसी नए नए बनेंगे, समझे? तो आरबीसी बनती है, समझ में 120 दिन में। हाँ, एक और खास बात, सभी के पास बोन है, बोन हड्डियां है ना, पता है आपको? बोन्स को रिप्लेस होने, बोन्स का भी सेल्स होता है, बोन्स को रिप्लेस होने में 10 साल लगते हैं। हर 10 साल बाद बोन्स के सेल्स को रिप्लेस किया जाता है, 10 साल का इंटरवल होता है। बोला नहीं, क्या कहा हमने? 10 साल में बोन्स आपके चेंज होती है, बदलती है, रिप्लेस होती है बोन सेल्स। समझ में आया? आपके बॉडी में सबसे फास्ट ग्रोइंग करने वाला सेल्स, उसका है नाम लीवर सेल्स। कौन है? सबसे फास्ट ग्रोइंग करता है ये, बाकी सेल्स से अच्छा सेल्स है, याद रहे। पता है लीवर का ना अपना एक शेप है, आप लोग कभी देखोगे आपको ऐसा ही मिलेगा, ऐसा मिलेगा आपको, लीवर सेल्स मिलता है, दो लोग में बटा रहता है ना, लीवर सेल्स आपको ऐसे ही मिलता है, आपको ये लीवर है। लोग बोलते हैं ना वो कलेजी खाना है, कलेजी इसी को बोलते हैं, लीवर को ही कलेजी बोलते हैं। वो चिकन में हो, मटन में हो, लोगों को कलेजी खाना होता है ना, यही होता है। इसी के अंदर में प्रोटीन को, मतलब ग्लूकोज को स्टोर करके रखा जाता है ग्लाइकोजन के रूप में, तो बहुत ज्यादा इससे मिलता है। तो लीवर सेल्स, सुना ध्यान से, जन्म से लेकर के लीवर सेल्स आपका फिक्स होता है। लीवर सेल्स खुद को डिवाइड तभी करेगी जब उसको जरूरत पड़ेगा, अनलेस लीवर सेल्स खुद को डिवाइड नहीं करती है, खुद को रोक कर रखती है। मतलब सुनो क्या कह रहे हैं हम, कहानी आती है G0 फेज का, किसका? यानी जीवन से पहले G0 फेज, यानी अगर सेल चाहती है कि हम खुद को डिवाइड ना करें, जरूरत पड़ेगा तभी डिवाइड करेंगे, तो वो खुद को G0 फेज में लेकर जाएगी। कहां? तो G0 फेज में ले जाने से क्या होता है, उसका सेल डिवीजन रुक जाता है, सेल डिवीजन। तो उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है लीवर सेल्स। लीवर सेल्स को अगर कट लग गया ना, बहुत जल्दी भरेगी, बहुत जल्दी भरना स्टार्ट कर देगी लीवर सेल्स, बहुत अच्छे से डिवाइड करती है। इसलिए लीवर को कभी रिप्लेस नहीं करते, मतलब अपना लीवर किसी को तुम डोनेट कर सकते हो, याद रहे। यानी अगर किसी के पास लीवर पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है ना, तो कोई भी उसको अपना लीवर डोनेट कर सकता है, आधा काट कर, एक छोटा सा टुकड़ा भी डोनेट कर सकते हो, क्योंकि जितना आप काटोगे तो आपका भर जाएगा तुरंत, टेंशन नहीं है, और उसका भी उतना से पूरा बन जाएगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ कि लीवर सेल्स के पास रीजनरेटिंग पावर है। क्या इसके पास? रीजनरेटिंग पावर है, इसलिए लीवर सेल्स को डिवाइडिंग अच्छा होता है। तो लीवर सेल्स खुद को अगर डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि लीवर खुद को बड़ा नहीं करता रहेगा हमेशा, नहीं, बोलेगा हम लिमिट तक रहेंगे। अगर कहीं कट फट लग गया, कहीं चोट लग गई, कुछ डैमेज हो गया, कुछ ऐसे कट गया, कोई हिस्सा ऐसे कट गया है, तो खुद को भरने के लिए अब G0 फेज से बाहर निकल के G1 फेज में जाएगी और सेल डिवीजन करेगी। लेकिन जैसे भर के खत्म कर देगी, ये काम फिर से खत्म हो गया, भर गया मेरा, उसके बाद वापस G0 फेज में चले जाएगी। G0 का मतलब होता है स्टॉपिंग फेज, स्टॉप फेज, स्टॉपिंग फेज, यानी ये अपने डिवीजन को रोक लेगी, स्टॉप कर लेगी। हाँ, ग्रो कर लेगा।